दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को आज भारत की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नरेंद्र मोदी सरकार में मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और अब यह मामला पॉलिटिकल कंसल्टेशन के लिए, संसदीय कंसल्टेशन के लिए संसद के सम्मुख भी जाएगा, राजनीतिक दलों के सम्मुख भी जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है? सवाल यह है कि इसमें पेचीदगियां कितनी है? सवाल यह है कि इसके पीछे की मंशा क्या है? तो इसके पीछे की मंशा, इसकी व्यावहारिकता और इसकी पेचीदगियां, इन सब पर चर्चा करने के पहले एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि इसके पीछे का असल खेल क्या है। यह खतरनाक खेल आखिर कौन खेल रहा है, क्यों खेला जा रहा है? साल था 2020, नवंबर का महीना। लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी छूट देश के अंदर मिलनी शुरू हो गई थी। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई और पीठासीन अधिकारियों की उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का राग पहली बार सार्वजनिक मंच से बतौर प्रधानमंत्री छेड़ा था। लेकिन महज उसके 3 या 4 हफ्ते पहले दिल्ली के चारों तरफ किसान जमा होना शुरू हो गए थे। और कारण क्या था? कारण यह था कि संसद ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को मंजूरी दे दी थी और उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहना दिया था। देश भर के किसान इसे खेती को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपे जाने की साजिश मानकर विरोध कर रहे थे। अब उसके आगे चलते हैं नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में गुरु नानक जयंती के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आते हैं। सीधे सीधे वो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, यानी टेलीविजन पर अचानक से अवतरित हो जाते हैं और अवतरित होकर कहते हैं कि बेहद निर्मल पवित्र इरादे से लाया गया बिल हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, इसे वापस लेते हैं। वापस क्यों लेते हैं? क्योंकि 3 महीने बाद, यानी नवंबर में 21 में वापस लिया गया, 3 महीने बाद फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं वो कसौटी पर थी। वो भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर थी। चुनाव हारने का खतरा पैदा हो रहा था। लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना हो गई, 700 के करीब किसानों की जान चली गई किसान आंदोलन में। और उसके बारे में सतपाल मलिक गवर्नर, जो कई राज्यों के गवर्नर रहे, भाजपा के नेता रहे, क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि एक बड़े नेता ने कहा था कि किसान मेरे लिए मरे हैं क्या? अर्थात इसका लब्बो-लुआब यह है कि बार बार जनता के बीच न जाना पड़े। कभी किसान अपने मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। लोकतांत्रिक परिपाटी होती है कि जनता अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख रखे, सरकार के सामने रखे। और जनता जब अपनी मांगों को सरकार के सामने रखती है तो चुनाव एक ऐसा टूल होता है, चुनाव एक ऐसा मौका होता है जिसमें सरकारों को, अगर झुकना नहीं भी चाहती हैं सरकारें, लोकतांत्रिक रवैये से दूर भी भागती हैं, तो उन्हें झुकना पड़ता है। जैसे यूपी चुनाव का डर किसान बिल पर झुका गया था, सरकार को विवादास्पद कानून वापस लेने पड़ गए थे। ठीक इसी तरीके से कभी कोई अग्निवीर पर जनता का एक खेमा झुका देगा, जनता का एक हिस्सा बेरोजगारी पर प्रदर्शन कर सरकार को तंग करेगा, जनता का एक हिस्सा महंगाई के मुद्दे पर अपना लोकतांत्रिक हक मांगने के लिए कहीं रामलीला मैदान में जमा हो जाएगा। कभी सरकारी कर्मचारी पेंशन को लेकर आ जाएंगे, कभी पर्यावरण के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और जब जब आंदोलन होंगे, कभी आदिवासियों के, दलितों के मुद्दे पर, SC ST एक्ट को याद कीजिए, कभी OBC और जाति जनगणना के मुद्दे पर जन आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। और जन आंदोलनों से जो उपजने वाली परिस्थितियां होती है, जो गुस्सा होता है, उस गुस्से की सार्वजनिक अभिव्यक्ति जो चुनाव करीब होता है उस चुनाव में होती है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो अब जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बार लोकसभा चुनाव होता है, कभी 3-4 राज्यों के चुनाव अलग, जैसे अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, फिर महाराष्ट्र का आएगा,
वहां किसानों का आंदोलन है, वहां पर किसानों के साथ साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा है। हरियाणा है, वहां महिला पहलवानों का आंदोलन है, वहां किसान आंदोलन है। जम्मू कश्मीर है, वहां धारा 370 को लेकर जनता के बीच में ऐसा लगता है कि उनके हक को छीन लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह सरकार को यह लगता है कि बार बार जनता उसे घेरेगी, और जनता के द्वारा सरकार को घेरा जाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती होती है। इसी खूबसूरती से सरकार बचना चाहती है। असली मंशा यह है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, कोई ना कोई पुलवामा बालाकोट जैसा कोई मुद्दा खड़ा किया जाए, कोई अच्छे दिन आने वाले हैं जैसा एक सार्वजनिक रूप से झांसा दिया जाए, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए निश्चिंत होने का वक्त आ गया। 5 साल में पहले 4 साल कॉरपोरेट के हित में, सत्ता के चापलूस पूंजीवादी उद्योगपतियों के हित में नीतियां बनाओ, जनता पिसती रहे, जनता विरोध करके ठंडी पड़ जाए, और 5वें साल में कोई फ्रीबीज, कोई 5 किलो राशन का 20 किलो राशन बांट के, कभी कोई किसान सम्मान निधि या कोई और रकम 5-5 हजार बांट के जनता को लुभाकर वोट देके फिर 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ। इसी मॉडल का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसी मंशा के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है, वरना चुनाव से किसे दिक्कत है। 1952 से 1967 तक देश के ज्यादातर हिस्सों में एक साथ चुनाव हुए, तो उसके पीछे कोई कानून नहीं था। 52 पहला साल था जो चुनाव हुए, और वो परिपाटी थी। वो परिपाटी राज्य सरकारों की बर्खास्तगी और राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वो टूटती चली गई। 1970 में भी लोकसभा 3 साल 4 महीने के बाद भंग कर दी गई थी। 1977 की लोकसभा, 71 से 77 की लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से 7 साल कर दिया गया, और 6 साल बाद उसे भंग कर दिया गया। ठीक इसी तरह 77 की लोकसभा 80 तक चली, 89 की लोकसभा महज 17-18 महीने चली, 96 की लोकसभा 2 साल चली, अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 की लोकसभा 13 महीने चली। अब सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार पारित भी करा ले संसद में तो होगा क्या? वन नेशन वन इलेक्शन यदि सरकार पारित करा ले तो मान लीजिए कि लोकसभा के साथ पहली बार तो राज्य विधानसभाओं को किसी तरह से उनकी गर्दन मरोड़ करके चुनाव करवा लिया गया लोकसभा के साथ साथ। अब यदि लोकसभा ही बीच में भंग हो जाए, लोकसभा में ही किसी का बहुमत ना रहे, 1.5 साल में सरकार गिर जाए, तो क्या अगले 3-3.5 साल के लिए पूरे देश की सभी 543 सीटों पर उपचुनाव होगा? और अगली लोकसभा जो गठित की जाएगी वो महज 5 साल के बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए गठित की जाएगी, या फिर लोकसभा के साथ साथ फिर विधानसभाओं की भी गर्दन मरोड़ दी जाएगी और कहा जाएगा कि चलो अब चुनाव में, लोकसभा भंग हो गई तो आप भी चुनाव में चलो। या कोई विधानसभा यदि बीच में भंग हो जाए, किसी विधानसभा में कोई बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो क्या उस राज्य में अगले 2-3 साल, जितने दिनों तक लोकसभा का चुनाव ना हो तब तक के लिए क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगा के रखा जाएगा? ये अजीबोगरीब और यूटोपियन आइडिया पता नहीं आता कहां से है और एग्जीक्यूट कैसे होता है। व्यावहारिकता में दिक्कत है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो किसी के कार्यकाल की वजह से किसी दूसरे राज्य या केंद्र के कार्यकाल को प्रभावित होना होगा। दूसरा मुद्दा, जनता के सामने 5 साल में एक ही बार यह मौका आएगा, 5 साल में केवल एक बार यह मौका आएगा जहां वो सरकार को झुकाने की कोशिश कर सके। यह नहीं आएगा कि कभी किसान बिल पर, यह नहीं आएगा कि हरियाणा के चुनाव के मुद्दे पर, यह नहीं आएगा कि पेंशन के मुद्दे पर राजस्थान का चुनाव आ रहा है, अशोक गहलोत ने पेंशन दे दी थी। यह नहीं आएगा कि महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, वहां के मुद्दे हैं जो पूरे देश को के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करेंगे, तो उनके हित में फैसले हो जाए। चुनाव से कौन भागता है? दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में कोई भी ऐसा नेता जो लोकतंत्र में यकीन रखता हो वो 5 साल जलसे की तैयारी नहीं करता कि जलसा 5 साल पर आए। हिंदू मान्यताओं में भी हर साल होली आती है, हर साल दिवाली आती है, हर साल सावन आता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक भी हर साल ईद और बकरीद आती है। किसी भी फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता कि 5 साल के बाद ही, तो लोकतंत्र के महापर्व के लिए जब 5 साल का कार्यकाल पहले से निर्धारित है कि 5 साल का अधिकतम कार्यकाल संसद या विधानसभा का हो सकता है, क्योंकि उस बीच यदि विधानसभा या संसद भंग नहीं हो तो 5 साल बाद ही चुनाव में जाना होगा। फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन कौन सा शिगुफा है? व्यावहारिकता में अलग दिक्कत है,
पॉलिटिकल पार्टियां संसद में अलग सवाल उठाएंगी, पॉलिटिकल कंसल्टेशन उस पर अलग से होना है। और जब सरकार सब कुछ एकरूपता लाना चाहती है, जीएसटी की हालत आप देख लें, वन नेशन वन टैक्स, इस तरह का सिगुफा छोड़ा गया था कि वन नेशन वन टैक्स। क्या हुआ था? राज्य सरकारें कंगाल बनी बैठी है, राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया जा रहा है। कई राज्य सरकारें तो आप जीएसटी का अपना शेयर लेने के लिए, जो स्टेट जीएसटी है जो केंद्र वसूलता है और राज्यों में बांटने का नियम है जीएसटी एक्ट के तहत, उसके लिए राज्य सरकारों को केंद्र पैसा नहीं दे रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे रही थी। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने पैसे को लेकर के आई। एक मुख्यमंत्री तो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे। अब सवाल उठता है वन नेशन वन टैक्स के मामले में। आज ही मैं पढ़ रहा था एक बड़े अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाले पत्रकार को, सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हो रही है। कहां गया जीएसटी? राज्यों को तो भिखमंगा बना दिया गया, केंद्र पर निर्भर बना दिया गया, राज्यों को आर्थिक तौर पर केंद्र का गुलाम बना दिया गया, लेकिन चोरी रुक गई क्या? वही हाल वन नेशन वन इलेक्शन का होना है। बात वन नेशन वन टैक्स या वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है, बात एक देश वन नेशन वन एजुकेशन की क्यों नहीं होती, वन नेशन वन हेल्थ मिशन की क्यों नहीं होती, यानी एक देश एक शिक्षा, एक देश एक स्वास्थ्य सेवा, उसकी बात क्यों नहीं होती? ये चर्चा क्यों नहीं होती कि अमित शाह के पोते पोती और एक गरीब किसान मजदूर के पोते पोती, ये दोनों एक ही तरह के स्कूल में पढ़ेंगे? क्यों कोई महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और क्यों कोई टाट झोपड़ी वाले स्कूल में जाएगा? एक देश एक शिक्षा पर कभी आपने चर्चा सुनी कि आईएएस का भी बच्चा हो वो उसी सरकारी स्कूल में जाए या उसी प्राइवेट स्कूल में जाए जिस स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा जाए? ये चर्चा आप नहीं सुनेंगे। क्या ये आपने सुना कि जिस अस्पताल में, चाहे वो टाटा मेमोरियल हो, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, कोई महंगा सरकारी प्राइवेट या बड़ा अस्पताल हो, उसी स्तर के अस्पताल में टाटा बिरला का भी इलाज हो और उसी में एक मजदूर का भी इलाज हो? लोकतंत्र तो यही कहता है कि राजा और रंक दोनों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो फिर राजा और रंक के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं, भूखमरी और बेरोजगारी से निदान के लिए एक यूनिलैटरल पॉलिसी क्यों नहीं, एक रूपता वाली पॉलिसी क्यों नहीं? सिर्फ सिगुफा के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, सिर्फ सिगुफा के लिए वन नेशन वन टैक्स। वक्फ बोर्ड के बिल का क्या हाल हुआ था? वक्फ बोर्ड के बिल का वही हाल हुआ कि बिना सोचे समझे संसद में लाया गया, उसके बाद ये चला गया कमेटी में, पार्लियामेंट की कमेटी में, सेलेक्ट कमेटी में। वही हाल होगा कि ये सेलेक्ट कमेटी में जाएगा या कोई स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बना के वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को ठंडे बस्ते में एक सिगुफे की तरह डाल दिया जाएगा। आखिर सरकार के पास ये विचार आते क्यों हैं? क्या जनता के बीच जाने से डर लगता है? वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन में कितनी बार ये नौबत आएगी कि देश के प्रधानमंत्री एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं चुनाव प्रचार के दरमियान। चुनाव प्रचार के बाद एम्बुलेंस को रास्ता देने वाली कोई फोटो या वीडियो आपने नहीं देखी होगी। वो चुनाव में ही एम्बुलेंस को रास्ता देने की नौबत आई थी, बाकी टाइम इस देश में लोग बीमार नहीं पड़ते। इसी तरह से आम जनता को किसी तरह से भुलावे में रखने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करने के लिए और लोकतंत्र में जनता के साथ सरकारों के इंटरेक्शन की सीमा को कम करने के लिए कि पूरे 5 साल में 4 साल मौज करो, 1 साल फ्रीबीज बांटो और 5वें साल में फ्रीबीज के साथ पुलवामा बालाकोट जैसी परिस्थिति के, यानी बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने का भी इंतजार करो और फिर इसी पर 4 साल की तमाम सत्ता के फेल्योर या उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए तब उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने चले जाओ। बाकी 4 साल तो है ही। सरकार किसके लिए? एयरपोर्ट किसको दिए जा रहे हैं? स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका घर घर में किसको दिया जा रहा है? हाईवे, गैस पाइपलाइन, यहां तक कि ऑप्टिक फाइबर किसको देने की बात चल रही है? भारत पेट्रोलियम बिक जाए, LIC के शेयर बिक जाए, इसके लिए पूरे 4 साल चाहिए, क्योंकि जनता के बीच चुनाव में होगा कि अच्छा चुनाव में आ रहे हैं, ये बेच रहे हैं, अब की चुनाव में बता देंगे। तो अब की बार चुनाव में बता देंगे। सत्ता इस डर से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है। तो अब देखते जाइए
आगे क्या होता है। शीतकालीन सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक के रूप में पेश करने की तैयारी है, जिस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लेकिन व्यावहारिकता यही है कि संसद से ही नहीं, चूंकि यह मामला संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला है, राज्य की विधानसभाओं से संबंधित इससे में निर्णय लिए जाने हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर वाले यानी संघीय ढांचे वाले मामले पर देश में जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 31 राज्यों में विधानसभा है, 31 में आधे, कम से कम आधे यानी 16 राज्यों की विधानसभाओं से भी इस विधेयक को मंजूरी मिलेगी। फिर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, ना कि ज्वाइंट सेशन में, अलग अलग संसद के दोनों सदनों में, और कम से कम 31 में से 16 राज्यों की विधानसभाओं से जब इसे मंजूरी मिलेगी, तब जाकर यह विधेयक कानून की शक्ल में आपके सामने आएगा, और तब जाकर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपके सामने दिखाई देनी शुरू होगी। अभी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि सरकार खर्च कम करना चाहती है, चुनाव का खर्च कम करना चाहती है, एक ही बार में निपटा देना चाहती है। मतलब एक बार में यदि कोई मशीन हैक हो जाए तो एक बार में आपका लोकतंत्र भी हैक हो गया। तो हैकिंग वाली बात पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार में जनता का निपटान कर 5 साल तक जनता से कोई मतलब नहीं कि आप कौन और हम कौन, उस स्थिति में सरकार आ जाए और 4.5 साल पूरे होने के बाद फिर जनता के सामने हाथ जोड़ने की नौबत आए, सलाम आदाब प्रणाम सत श्री अकाल करने की नौबत आए। इसी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। बाकी 4.5 साल तक जनता पिसती रहे और कॉरपोरेट मौज करते रहे। आप किसान खेतों में अनाज उपजाते रहे, कॉरपोरेट पैकिंग करके मनमानी कीमत पर बेचते रहे। इस तरह का काम कैसे होगा जब चुनाव जल्दी जल्दी नहीं होंगे, अलग अलग राज्यों के चुनाव बीच बीच में नहीं पड़ते रहेंगे। अब तो म्यूनिसिपैलिटी को भी इस दायरे में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखते जाइए, पहले लोकसभा विधानसभा वाला बिल तो पारित हो जाए, और बिल पारित हो जाए उसके बाद इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का क्या होगा, उस खेल तमाशे को देखने के लिए भी इस देश की जनता को तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।